हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है वह बच्चे चैप्टर नंबर 1 पूरा जरूर पढ़ें। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं परमाणु की संरचना। परमाणु जो शब्द है अर्थात एटम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एटोमियो से हुई है, जिसका मतलब होता है ने काटा जा सके। तो देखो, पहला ही अपने इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है परमाणु यानी एटम शब्द की उत्पत्ति। कहां से हुई है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द एटोमियो। और इस एटोमिया का मतलब क्या होता है? ने काटा जा सके, यानी जो ए विभाज्य होता है उसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? एटोमियो। परमाणु के बारे में सबसे पहले डोल्टन ने एक डिटेल से सिद्धांत दिया था, जिसे हम डोल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डोल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम चैप्टर नंबर 1 में पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आवश्यक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। डोल्टन ने परमाणु को पदार्थ का मूल कण कहा। जिस प्रकार मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ईंट पर ईंट रखकर मकान खड़ा होता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के परमाणु परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं। डोल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन डोल्टन का परमाणु सिद्धांत तब असफल हो गया जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अवपरमाणविक कणों की खोज की गई। तो हम यहाँ अब लेने जा रहे हैं अवपरमाणविक कण। परमाणु में उपस्थित कणों को अवपरमाणविक कण कहते हैं। मुख्य रूप से 3 अवपरमाणविक कण हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में स्मॉल ई से, प्रोटॉन को शॉर्ट में स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को शॉर्ट में स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये तीनों जो कण हैं इनको हम परमाणु के अवपरमाणविक कण कहते हैं। अब बात आती है कि इनका खोजकर्ता कौन था, खोज किसने की? तो जैसा कि सभी बच्चों को विदित है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। फिर बात कर रहे हैं आवेश। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है
जिसके आवेश का मान -1.6 10⁻⁻90 कूलम। प्रोटॉन धनावेश कण है जिस पर चार्ज प्लस होता है और इसके आवेश का मान है 1.6 10⁻90 कूलम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश का मान बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये क्या होता है, उदासीन। थर्ड बात कर रहे हैं इनके द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का 1.672 10⁻27 किलोग्राम होता है और न्यूट्रॉन का 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो यदि द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है जबकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। आप यहां पर नहीं जाएंगे कि ये -31 है, -27 है। -31 का मतलब है माइनस में पावर जितनी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो ये तो हमने बात की अपरमाणु कणों की। इसके अलावा भी और कुछ कण हैं जिनकी बाद में खोज हुई थी। वो कौन कौन है? पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मेसोन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन की जो खोज है ये एंडरसन ने की। यह एक धनावेशित कण है जबकि एंटी प्रोटॉन की खोज सेंग्रे ने की। इस पर इकाई ऋणावेश होता है। मेसोन कण की खोज युकावा ने की। ये धन ऋण या उदासीन हो सकता है। न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो की खोज पॉलिंग ने की। ये और कुछ कण हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले अपने इस चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अपरमाणविक कणों की खोज से। देखो, जब डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है तो कई सालों तक ये चला कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में जब जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक जैसे वैज्ञानिक आए, इन्होंने परमाणु के अंदर ही कणों की खोज कर दी और कहा कि जैसा डाल्टन ने कहा है वैसा कुछ नहीं है, परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु में भी छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो सबसे पहले अपरमाणविक कणों की खोज में हम नंबर 1 लेने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पता चला कि इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणावेश होता है। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज। तो देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज। माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिसको कैथोड किरण नलिका कहते हैं, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। विद्युत विसर्जन का मतलब है कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रोडों पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया और देखा कि क्या हो रहा है। विद्युत विसर्जन का अध्ययन निम्न दाब और उच्च वोल्टता पर ही संभव है। जैसे ही इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता अप्लाई की गई तो कणों की धारा द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर हुआ। धारा का प्रवाह कंफर्म करने के लिए, धारा के प्रवाह की पुष्टि करने के लिए एनोड को छिद्रित लिया गया और छिद्रित एनोड के पीछे स्फुर दीप्ति पदार्थ का लेपन किया गया। जैसे ही उच्च वोल्टता अप्लाई किया गया तो कणों की धारा द्वारा विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर
प्रवाहित हुई और छिद्रित एनोड से होते हुए एनोड के पीछे लगे स्फुरदीप्ति पदार्थ से टकराई और वहां पर चमकीला निशान बना, जिससे ये भी पुष्टि हुई कि कुछ कण कैथोड से एनोड की ओर आ रहे हैं। तो देखो एक एक करके मैं इन चीजों को लिखता जाता हूं और समझाता जाता हूं। तो देखो सबसे पहले माइकल फेराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिका जिसका एक और काम क्या नाम है, कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। कैथोड किरण नलिका क्या होती है? कैथोड किरण नलिका एक एक चीज के लिए करते जाते हैं। कांच की नलिका होती है जिसमें धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब हम विद्युत विसर्जन का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि लाइट पास करके देखना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, तो चलो इसको विद्युत विसर्जन जो है इसका अध्ययन जब हम करेंगे तो कंडीशन क्या है, ये अध्ययन तभी संभव है जब दाब निम्न हो और वोल्ट का क्या हो, हाई। तो सबसे पहले माइकल फेराडे ने कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। कैथोड किरण नलिका कांच की नलिका होती है जिसमें धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। विद्युत विसर्जन का अध्ययन निम्न दाब और उच्च वोल्टता पर ही संभव है। यह भी एक ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात कर रहे हैं ये कैथोड किरण नलिका कैसी होती है। तो ये कांच की नलिका है, यहाँ होता है वैक्यूम पंप जिससे हम गैस के प्रेशर को कम कर सकते हैं। और क्या लगे होते हैं, और लगे होते हैं धातु के इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड विद्युत स्रोत से जुड़े होते हैं। यहां पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, उच्च वोल्ट का। ठीक है, अब देखो नामांकन कर देते हैं। ये है अपना एनोड और ये जा रहा है निर्वात पंप को। यहां से हम नलिका में भरी गैस के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर कम होना चाहिए। ये जो अपना इलेक्ट्रोड है ये कौन है, कैथोड। और यहां हम लगा है हाई वोल्टेज, उच्च वोल्ट। जैसे ही उच्च वोल्टता इलेक्ट्रोडों पर लागू की गई, यहां पर नलिका में भरे जो गैस के कण हैं उनमें आवेश उत्पन्न हुआ और कणों ने क्या किया, कणों का प्रवाह धारा के रूप में हुआ। तो जैसे ही
इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता अप्लाई की गई, कणों की धारा, कण कैथोड से एनोड की ओर बहना शुरू हुए और कणों की धारा के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर हुआ। अर्थात इन शॉर्ट कहें तो इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लगाने पर कणों की धारा द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर हुआ। धारा के प्रवाह की पुष्टि करने के लिए एनोड को छिद्रित किया गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, क्या कर दिया, एनोड को कर दिया छिद्रित। यहां तो कोई वैक्यूम पंप है, एनोड को कर दिया छिद्रित, छिद्रित बना देते हैं इसको। कैथोड तो वैसा के वैसे ही है, हाई वोल्टेज लगा देते हैं। छिद्रित का मतलब है सपोज करो ये पेन है, इसमें छेद कर दिए गए, हमें यहाँ पर टूटा हुआ लग रहा है, लेकिन क्योंकि बोर्ड पर हम 3D नहीं बना सकते इसीलिए बीच में कट लगाए हैं। ऐसे कट नहीं है क्योंकि कट होगा तो जुड़ेगा कैसे, इसीलिए क्या किए गए हैं, मान लो मार्कर है, इसमें जगह जगह क्या किया गया है, छेद। इसके पीछे एक विशेष प्रकार का पदार्थ का लेपन किया गया जिस पर अगर कोई किरण आके टकराएगी तो वो वहां पर चमक उत्पन्न होगी, चमकीला दिखाई देगा। तो अब हमने जो ये लिया है ये है छिद्रित एनोड। ये रेड रंग का जो पदार्थ है ये है स्फुर दीप्ति पदार्थ। ये हाई वोल्टेज में, और ये वही बात है कैथोड है। जैसे ही कुछ वोल्ट लागू की गई, कणों की जो कण है, इतना कण है, इनका प्रवाह हुआ और इनका प्रवाह किसके रूप में हुआ, विद्युत धारा के रूप में हुआ। अब जो धारा है ये किसकी तरफ जा रही है, ये जा रही है कैथोड से एनोड की ओर, और ये विद्युत धारा जैसे ही छिद्रित एनोड को पास करती है तो पीछे लगे स्फुरदीप्ति पदार्थ से टकराती है, और जहां जहां टकराती है वहां वहां चमक उत्पन्न होती है। अब देखो ये किसी को सपने में नहीं आया कि यहां से यहां कोई धारा या कण जा रहे हैं। धारा के प्रवाह की पुष्टि करने के लिए क्या किया गया, एनोड के पीछे स्फुरदीप्ति पदार्थ चिपका दिया गया, जैसे जिंक सल्फाइड। ये स्फुरदीप्ति पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसके ऊपर कोई कण या धारा आकर टकराती है तो वहां पर चमक उत्पन्न होती है। ये देखा गया कि कुछ कण कैथोड से एनोड की ओर आ रहे हैं। कैसे देखा गया, क्योंकि ये कण जैसे ही छिद्रित एनोड से गुजरकर स्फुरदीप्ति पदार्थ पर टकराते हैं तो वहां पर चमक उत्पन्न होती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि विद्युत धारा कैथोड से लेकर एनोड की ओर प्रवाहित होती है। इस विद्युत धारा को कैथोड किरण कहते हैं, और कैथोड किरणों से ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। देखो इसको मैं फिर समेट के आपको सुना रहा हूं। माइकल फैराडे ने सबसे पहले कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। कैथोड किरण नलिका कांच की एक नलिका होती है जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। विद्युत विसर्जन का अध्ययन उच्च वोल्टता व निम्न दाब पर ही संभव है। जैसे ही इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई, कणों की धारा, कण जो आकर्षित कण है वो जैसे ही कैथोड की ओर से कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं तो कणों की धारा से विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, और विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर हुआ। धारा के प्रवाह की पुष्टि के लिए एनोड को छिद्रित किया गया और छिद्रित एनोड के पीछे स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेपन किया गया। जैसे ही विद्युत विसर्जन लागू किया गया, विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से होकर एनोड की ओर हुआ, और ये धारा जैसे ही स्फुरदीप्ति पदार्थ से टकराती है तो वहां पर चमक उत्पन्न होती है। इस कणों की धारा को या धारा का प्रवाह जो हो रहा है, इस धारा को कैथोड किरण कहते हैं, और नलिका को हम क्या बोलते हैं, कैथोड किरण नलिका। तो देखो धारा का प्रवाह
किसकी वजह से हुआ? कणों की धारा की वजह से हुआ। ये कहां से कहां तक हुआ? कैथोड से एनोड की ओर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? धारा को कैथोड किरण। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये कैथोड किरण है इसके क्या गुण हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड भी इरेज कर लेते हैं। कैथोड किरणों के गुण। जो धारा का प्रवाह हो रहा है उसी धारा को हम क्या बोलते हैं? कैथोड किरण। तो देखो, सबसे पहले कैथोड किरणें कहां से उत्पन्न होती है? कैथोड से। और किसकी तरफ चलती है? एनोड की ओर। तो यह है कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। दूसरा देखो, अगर कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन नहीं करती, मान लो टेढ़ी मेढ़ी गमन करती, तो कभी भी छिद्रित एनोड से पास होकर स्फुरदीप्ति पदार्थ से नहीं टकराती, और स्फुरदीप्ति पदार्थ से नहीं टकराती तो वहां पर कोई चमक भी उत्पन्न नहीं होती। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो सेकंड, यह सीधी रेखा में गमन करती है। यदि इन पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो ये धन सिरे की ओर मुड़ती है, जो स्पष्ट करता है कि ये ऋणावेशित है। तो इन पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर धन सिरे यानी प्लस की ओर मुड़ती है। अर्थात यह ऋणावेशित होती है। स्फुरदीप्त पदार्थ का लेपन अपने टीवी स्क्रीन पर किया जाता है, और जैसे ही टीवी को ऑन किया जाता है, ये कैथोड किरणें स्फुरदीप्त जो टीवी की स्क्रीन है उस पर स्फुरदीप्त पदार्थ का लेपन होता है। जैसे ही लाइट ऑन की जाती है तो कैथोड किरणें स्फुरदीप्त पदार्थ से टकराती है और वहां पर चमक उत्पन्न होती है। चमक के कारण हमें टेलीविजन पर चित्र दिखाई देते हैं, वहां पर भी वो कैथोड किरण ट्यूब होती है। नंबर 4, यह है इलेक्ट्रॉनों के पदार्थ व गैस की प्रकृति। इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ के बना हो या नलिका में कोई भी गैस हो उस पर निर्भर नहीं करते। ये कैथोड किरणों के गुण हैं। और कैथोड किरण नलिका में जब कैथोड किरणें की खोज हुई जो ऋणावेशित होती है, और इन ऋणावेशित किरणों से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का एक मूल कण होता है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणों के गुणों के बारे में पढ़ा। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर धन सिरे की ओर मुड़ती है। यह है कैथोड से एनोड की ओर गमन करती हैं, और
विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर धन सिरे की ओर मुड़ती है, अर्थात ये ऋणावेशित होती है, और इसी से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉन की खोज कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।